गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास 11। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हें पढ़ाया था अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन चैप्टर नंबर 5 मोशन, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें हम पिछले टर्म पर डिस्कस कर चुके थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बिकॉज इनर्शिया ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी, ठीक है, रेसिस्ट टू चेंज, है ना। बॉडी अपने अंदर होने वाली किसका चेंज करता है? अपने अंदर होने वाली चेंज का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, और इसी को न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हम बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय द मास, राइट, एंड इफ लार्जर मास लार्जर फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था जो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स थे जो हमने तुम्हें बताए थे, राइट। नाउ इसके बाद हमने तुम्हें थोड़ा सा डिस्कस किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले अबाउट मोमेंटम। एक बार फिर से यहाँ देखें, व्हाट इज़ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम होता क्या है। ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स मोमेंटम इज इक्वल टू, मैं बताया था कि मोमेंटम, सपोज करो कि कोई एम मास की बॉडी है, राइट है, और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन द प्रोडक्ट ऑफ, बहुत सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम। ओके, एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और सिंपल फॉर्म में P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज द फार्मूला, राइट, फॉर मोमेंटम। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? किलोग्राम इंटू वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसानी से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं, ml-1 t-1 वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम, राइट। ये होता है बॉडी का क्या? मोमेंटम। अब मोमेंटम की प्रॉपर्टी जरा देखो, मोमेंटम कैसे मालूम पड़ेगा कि बॉडी में मोमेंटम है? मोमेंटम इज मेजर्ड बाय द बॉडी का जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, है ना, बॉडी में उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें आजकल ये एक जनरल टर्म है ना, एक जनरल टर्म है कि किसी भी इवेंट के होने में कैसा मोमेंटम है, यानी उसके घटना के घटने में मोमेंटम स्लो है या फास्ट है, यानी उसका मोशन स्लो है या तेज है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो एग्जामिनेशन के जस्ट पहले हमारी पढ़ाई की जो स्पीड होती है, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, कि गेन इन मोमेंटम। एंड इन क्रिकेट आल्सो, क्रिकेट मैच में तुमने देखा होगा कि 20-20 या 50 ओवर्स के मैच में जब आखिरी के ओवर होते हैं तो रन रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है इन कंपैरिजन टू स्टार्टिंग। ठीक है, इसका मतलब लास्ट में जो बैट्समैन होता है वो रन बनाने की गति को बढ़ा देता है, उसी को हम बोलते हैं गेन मोमेंटम, यानी उसने क्या प्राप्त कर लिया है? मोमेंटम फाइंड आउट। ठीक है, और कभी कभी मोमेंटम ऐसा नहीं है कि स्पीड बढ़ने को ही हम मोमेंटम कहेंगे। अगर स्पीड स्लो डाउन हो जाती है तो भी मोमेंटम है, लेकिन स्लो मोमेंटम है। ठीक है, ये होता है मोमेंटम, किसी घटना के घटने की एक प्रकार से उसकी जो स्पीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। एक दूसरी चीज़ और भी यहाँ पर है, वेलोसिटी पे मोमेंटम डिपेंड करेगा, मास पर भी डिपेंड करेगा। सपोज करें जैसे एक लोअर मास स्मॉल एम, सपोज एक कार और एक ट्रक, ठीक है, बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, राइट। ठीक है, अब हमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पर जाने पर दोनों को रोकना है। जब रोकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, दे हैव सम वैल्यू mu एंड mb, और फाइनल मोमेंटम दोनों का क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो चेंज मोमेंटम में देखोगे तो फोर्स किस पर ज़्यादा अप्लाई कराना पड़ेगा, किस पर ज़्यादा ब्रेक अप्लाई कराना पड़ेगा? फोर्स रोकने के लिए रिटार्डिंग लार्जर मास पर। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है बॉडी के मास से भी काउंट होता है। अगर बॉडी का ज़्यादा मास है तो उसका मोमेंटम भी लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, दिस इज़ द मोमेंटम एंड कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से मोमेंटम का खास रिलेशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखें, ठीक है, इसका यूनिट डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया, डायरेक्शन लिख ली। ठीक है, डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन मोमेंटम in the direction of velocity, p equal to mass into velocity. It is a vector quantity, it have direction.
यानी जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका डायरेक्शन देख करके हमें इसके कंपोनेंट और ऐड और सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इसी की मदद से हम करते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, देखो अभी हमने कई एग्जाम्पल देखे, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है। सपोज करें कि हमारे पास एक m मास की बॉडी है। ठीक है, ठीक है, ये इनिशियल किसी वेलोसिटी से चल रहा है u से, राइट, इट इज़ मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और हमको इसको कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ले जा करके इसको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी को क्या कर देना है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कर देते हैं हम v। ठीक, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओके, a से b, राइट। क्या हम यहाँ पे जो पूछते हैं वो जरा बताओ, इसका इस पोजीशन में मोमेंटम क्या है, p1 इक्वल टू क्या बताओगे, मास इनटू वेलोसिटी। इस पोजीशन में आने पर मोमेंटम क्या हो गया इसका, p2 इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। क्या मोमेंटम चेंज हुआ, यस मोमेंटम चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। ओके, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है ना, और बेहतर है कि हम इसको किस में लिख लें, वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, here due to change in velocity its momentum will change। ठीक है, और मोमेंटम चेंज कब होगा बता सकते हो, ये वेलोसिटी कब चेंज होगी, when force is applied। क्या अप्लाई कर रहे हैं हम बॉडी पर, फोर्स। बिना फोर्स के बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी, और फोर्स अप्लाई जब हम करेंगे तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक्सेलरेशन। अभी पढ़ते हैं आगे जाके, यानी यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा चेंज वेलोसिटी में होगा मोमेंटम में उतना ही ज़्यादा चेंज होगा, मींस लार्ज फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द बॉडी। यानी कहीं ना कहीं जो फोर्स है हमारा, हम जितना लार्जर फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी का मोमेंटम उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। यानी कहीं ना कहीं दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। नंबर एक बात बोलो, राइट। यानी फोर्स जितना अप्लाई करेंगे बॉडी की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा चेंज होगी, और मोमेंटम में भी उतना ही ज़्यादा चेंज होगा। मीन्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम, यानी F प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। और वेक्टर नोटेशन में लिख रहे हो तो फोर्स और इस पर भी हम वेक्टर को चढ़ा दें, राइट। अब सेकंड पॉइंट देखना, अभी बात पूरी नहीं हुई है। और सेकंड पॉइंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वेलोसिटी का चेंज होता रहे सुबह से शाम तक, तब तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुमने ज़्यादा फोर्स लगाया तो हो सकता है ये चेंज तुमको कम टाइम में करना हो। अगर कम टाइम में ड्यूरेशन कम है और उतना ही चेंज तुमको चाहिए, देन लार्जर फोर्स विल बी अप्लाइड। और अगर टाइम इंटरवल सेम चेंज के लिए, सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए अगर टाइम इंटरवल को बढ़ा दोगे कि कितने टाइम में ये मोमेंटम चेंज हो रहा है, कितने टाइम में ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर टाइम इंटरवल को तुमने बढ़ा दिया देन स्मॉलर फोर्स विल बी अप्लाइड। यानी कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स का रिलेशन नॉट ओनली रिलेटेड विद द चेंज इन मोमेंटम बट आल्सो रिलेटेड टू द टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल, है ना, फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड और चेंज इन मोमेंटम टेक प्लेस। ठीक है, तो अगर हमें इतना ही मोमेंटम का चेंज लेना है तो हम देखेंगे, डेफिनेट स्वाभाविक बात है, हम है ना, एक्सपीरियंस है हमें कि अगर टाइम इंटरवल को कम कर दोगे, यानी कम टाइम में चेंज करना है, सेम चेंज इन मोमेंटम करना है, देन लार्ज फोर्स विल बी अप्लाइड। बहुत तेज़ी से मोमेंटम होगा, बहुत तेज़ी से उसकी वेलोसिटी बदलेगी, और बहुत तेज़ी से वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल विल बी स्मॉल। ठीक, मीन्स टू से हेयर दिस फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉर दिस चेंज इन मोमेंटम। यानी यहीं पर हम कर देते हैं दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, नॉट ओनली चेंज इन मोमेंटम बट इट्स रेट, यानी रेट मीन्स डेल्टा टी। लो वी कैन राइट डेल्टा टी मीन्स इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल। ठीक है, जितने में ये मोमेंटम चेंज हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, राइट। सो वी कैन कंक्लूजन, इसको कंक्लूड कर दें, यानी दैट मीन्स दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चेंज इन मोमेंटम को वी कैन आल्सो राइट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आगे समझ में, ये होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, द अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, this is directly proportional to the rate of change of momentum। ठीक,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर फिर से लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। यानी व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? न्यूटन सेकंड लॉ क्या हुआ? न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, राइट। ये एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स इज अनबैलेंस्ड। कैसा होना चाहिए? दिस एक्सटर्नल फोर्स भी अनबैलेंस्ड, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कई फोर्स काम कर रहे हो, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो, या एक फोर्स है ना अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए, यानी F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K अगर ले लें तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। वी कैन आल्सो राइट दिस वे, ओके। सो दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ स्टेटमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, राइट। ये होता है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम? बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे बॉडी पर, उसी डायरेक्शन में बॉडी के मोमेंटम में भी चेंज होगा। सो फोर्स इज एक्टिंग और चेंज इन मोमेंटम इज टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, राइट। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। अब इसी लॉ के बेस पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो यहाँ पर ड्राइव करें, और हम बहुत वेल नोन रिलेशन है और छोटे क्लासों से हम पढ़ते आते हैं। एक रिलेशन हमें मालूम है कि फोर्स इक्वल टू होता है ना, एक रिलेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब देखो हम इसको ड्राइव करते हैं, F बराबर F इक्वल टू एम इंटू ए, और वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा? F इक्वल टू एम ए। निकालें इसको, ठीक है। देखें क्या है ये, ठीक है। देखो यार यहाँ पर है ना, अभी हमने इसको ड्राइव किया, ड्राइव करते हैं इसको। अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। कई फॉर्म इसके करने के, ड्राइव करने के तरीके हैं, है ना। एंड F प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यहाँ पर हम ले लें F प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिए थे ड्राइव में पिछले, है ना, जब समझा रहे थे। और दिस इज योर, सो F प्रोपोर्शनल टू mv फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, और इनिशियल वेलोसिटी सपोज वी टेक इन u अपॉन डेल्टा t, ओके। सो दिस बिकम्स योर F प्रोपोर्शनल, m को क्या ले लें हम? कॉमन, ठीक है, इस तरीके से लगा करके, है ना, m v माइनस u अपॉन डेल्टा t, एंड दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एंड चेंज इन वेलोसिटी, सो F प्रोपोर्शनल टू m, दिस इज योर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, एंड दिस बिकम्स एक्सेलरेशन, ओके। सो F प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या ले लेंगे हम? एक कांस्टेंट k, F इक्वल टू k इंटू एम ए। दिस इज योर रिलेशन, है ना। So with the help of this Newton's second law of motion, we arrived at this relation that force equal to mass into acceleration। अभी ये proportionality constant क्या आया है, अब इसका नेचर देखो जरा, ठीक है। ये नोट डाउन करते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ना देखें, अगर यहाँ पर, ठीक है, F बराबर ma है, अगर हम मास को, है ना, वो कहता है, अगर हम यहाँ पर मास को किस में मेजर करें? किलोग्राम, ठीक है, यानी मास इज मेजर्ड इन m इन किलोग्राम, ठीक। और एक्सेलरेशन इन क्या होता है MKS सिस्टम में? इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन फोर्स का यूनिट होता है तुम्हारा, F इज मेजर्ड इन न्यूटन, दैट इज न्यूटन। और इस सिस्टम में K की यूनिट होती है 1, नॉट यूनिट वैल्यू, है ना। K को आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है, वी टेक इन 1 इन MKS सिस्टम। देन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसकी इस यूनिट को हम बोलते हैं क्या? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन, मीन्स 1 न्यूटन, है ना। ये यूनिट तुम्हारा क्या है? न्यूटन, एंड 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसके बेस पर हम 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। यानी डिफाइन 1 न्यूटन, व्हाट इज 1 न्यूटन? देखें जरा यहाँ पर क्या होगा 1 न्यूटन, है ना। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम, ठीक। एंड 1 न्यूटन मीन्स इफ 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स
when applied on a body of mass 1 kilogram and produce an acceleration of 1 meter per second square, यानी 1 न्यूटन इज दैट फोर्स जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे, दैट फोर्स दैट प्रोड्यूस इज फोर्स दैट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। दिस इज ओके। ये होता है, हमको डायमेंशनल फार्मूला मालूम है 1 न्यूटन का, है ना, या न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन का, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी L(T)-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक, अब इसके जरा एक इम्पोर्टेंस को देखो, यहीं पर हम, है ना, देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो होता है उसके इम्पोर्टेंस को देखें जरा। F बराबर F इक्वल टू ma, राइट। फोर्स बॉडी पर अप्लाई करेंगे, बॉडी पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और अगर बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करें देन एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्सेलरेशन इज 0 मीन्स v बॉडी इज एट रेस्ट और या फिर v इज कांस्टेंट। बोलो राइट, यानी या तो बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। ध्यान देना, ये दिस इज द कंसिक्वेंस, है ना। एंड दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहीं ना कहीं ये क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन बॉडी इज आइदर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कहीं ना कहीं F इक्वल टू ma में तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी छुपा है न्यूटन्स। ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यहाँ पर छुपा हुआ है, राइट। दिस इज होल थ्योरी अबाउट योर फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके और आगे के एक पोर्शन पर हम चलते हैं, जरा देखें क्या है वो पोर्शन। ओके, जस्ट एक मिनट। ओके, अब हमें इस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, इस रिलेशन को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर एंड चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो टेकन प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो नाउ न्यूटन सेकंड लॉ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ इन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, पूरा और अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं। वेक्टर के कंपोनेंट्स जो हैं, वेक्टर के कंपोनेंट के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, राइट। जैसे कि देखो, थोड़ा सा हम और थोड़ा सा, है ना, इसको और मॉडिफाई करके और अच्छा एलोबरेट करके लिखें। जैसे F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, वी टेक इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेकर के उसको 1 कर दिया, है ना, इन केस सिस्टम बी टेकन। सो F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सपोज करो टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, राइट, यानी डेल्टा T टेंड्स टू 0 बट डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो बी टेकन लिमिट, है ना, सो इंस्टेंटेनियस, है ना, बिकम्स लिमिट, दिस बिकम्स डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, राइट। सो दिस बिकम्स योर F इक्वल टू dP अपॉन dt। वी कैन आल्सो राइट दिस इन न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। वेक्टर के फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में हम न्यूटन के सेकंड लॉ को ये लिख सकते हैं कि F इक्वल टू dP अपॉन dt। दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इंटरवल इन टाइम dt एंड दिस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी F इक्वल टू dP अपॉन dt। ठीक है, अब इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें, है ना, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। देखो, इसे हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, पहले इस लॉ को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है वी कैन राइट फोर्स F इक्वल टू Fx i कैप। ओके, मोशन इन प्लेन में हमने पढ़ा था Fx i कैप एलोंग x एक्सिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, Fy एलोंग y एक्सिस, है ना, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एंड z एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fz इंटू k कैप। सो वी कैन राइट फोर्स इन x by z, ठीक है, rectangular component. So F equal to Fx i cap plus Fy j cap plus Fz k cap. In the same manner, we also write momentum, because momentum we also write because this is for vector quantity. So P equal to your Px i cap, okay, Py j cap
और प्लस पी जेड के कैप। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर। और जब हम इसकी वैल्यू को यहाँ रखेंगे, देखें ज़रा, जब इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे, इसको हटा देते हैं, है ना, हाँ, जब हम इसकी वैल्यू को रखें और देखें क्या आएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट, दिखाई दे रहा है, इक्वल टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। और अब हम दोनों साइड क्या करा दें, कंपोनेंट को कंपेयर करा दें, किस किस के, आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप के कंपोनेंटों को कंपेयर कराएं। और जब इसको कंपेयर कराओगे तो क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये मल्टीप्लाइड है, डिफ्रेंशिएट है ही, यानी डी पी एक्स अपॉन डी टी। सो दिस इज द फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, ऑफ मोशन, and this is the component of force along x-axis, and this is the momentum, rate of change of momentum along x-axis. In the same way, Fy equal to क्या होगा, dpy upon dt, और and Fz equal to dpz upon dt. So these are the different, है ना, component of force along x, y, z axis, and this is your Newton's second law इन कंपोनेंट फॉर्म, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। ओके, तो ये होता है तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ। इसी को हम और भी थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए के फॉर्म में। देखो टाइम्स को ना नोट करते चलें, बहुत सरल पोर्शन है ये चैप्टर का, ये इजी पोर्शन है लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये सब ना। हमारे पास फार्मूला होता है बेसिक, एफ इक्वल टू, दूसरा पॉइंट कर दें इसको, एफ इक्वल टू एम ए, तो राइट, हम इसको अगर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, अब हम लिख देते हैं डायरेक्ट, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। अब हम एक्सीलरेशन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप and plus az k cap, and on comparing again the component of I cap j cap k cap, क्या बन जाएगा तुम्हारा, f इक्वल टू एम ए along x एक्सेस m इंटू ए एक्स, along y एक्सेस कंपोनेंट j cap का मल्टीप्लाई कंपेयर कराएंगे, एफ वाई इक्वल टू m मल्टीप्लाइड ए वाई एंड एफ जेड इक्वल टू m इंटू ए जेड। ओके, so these are the f equal to ma in rectangular component form। ठीक है, ये होता है तुम्हारा कंप्लीट न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म, है ना। लेकिन उसके पहले हमें चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, राइट, बहुत अच्छे इसके सवाल हैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट। देखो, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, इस मोशन का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन, अगर किसी मोशन को हम प्लेन में अगर एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब है कि उसके फोर्स के कंपोनेंट और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट का जो मोशन की स्टडी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम इंडिपेंडेंटली लगा सकते हैं, बाई एक्सिस के अलॉन्ग इंडिपेंडेंटली लगा लो, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेट, यानी सेपरेट थ्री मोशंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। मोशन इन प्लेन में किसी बॉडी के मोशन में जब न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो उसको हम थ्री डायमेंशन एक्स बाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। निष्कर्ष यहाँ पर ये है, ठीक है, इसीलिए इम्पोर्टेंट, ठीक, अप्लाई कराना हम बताएंगे न्यूमेरिकल्स में, है ना, जब कुछ इसके एप्लीकेशन लेंगे क्वेश्चंस तो वहाँ इसको बताएंगे ना। इसके बाद इस चैप्टर में तीसरा लॉ होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उसके पहले एक टर्म पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है ना। जिस तरीके से सेकंड लॉ के पहले हमने इम्पल्स पढ़ा है, ऐसे ही और सॉरी मोमेंटम पढ़ा है, वैसे ही थर्ड के पहले क्या पढ़ना पड़ता है, क्वांटिटी पढ़ेंगे हम, इम्पल्स। ओके, व्हाट इज इम्पल्स, देखो ज़रा ध्यान से, ठीक, इम्पल्स होता क्या है। क्रिकेट मैच हम देखते हैं, बॉल जब किसी बैट्समैन की ओर आती है तो उसकी स्पीड 160, 170, 80 किलोमीटर, है ना, पर आवर होती है, इज़ वेरी हाई स्पीड, है ना। और जब वो बैट पर कांटेक्ट करती है तो ग्राउंड के
पवेलियन के पार या फिर बाउंड्री के पार कितना तेज़ी से उस बॉल को बैट्समैन स्ट्राइक करता है अपने बैट से, लार्ज फोर्सेज अप्लाइड, कि वो इतने लॉन्ग डिस्टेंस को इतने प्रोजेक्टाइल मोशन में कवर कर लेती है। बोलो राइट। नंबर 1, इसका मतलब है कि बैट्समैन जब उस बॉल को हिट करता है तो दिस इज़ वेरी लार्ज फोर्सेज अप्लाइड, राइट। लार्ज फोर्स है ना, लार्ज फोर्स इज अप्लाइड बाय द बैट्समैन ऑन द बॉल, बाय इट्स बैट, ठीक है। एंड व्हाट इज द, सपोज करो, सोचो जरा कि बैट के और बॉल के बीच में जो इस फोर्स के लगने का जो टाइम है वेरी स्मॉल, कितना कम टाइम होता होगा, है ना, सेकंड का भी बहुत छोटा पार्ट, यानी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी जो फोर्स यहाँ पर लगता है बैट्समैन से बॉल पर, बॉल है ना, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। बस यहीं पर हम इसको फिर फोर्स नहीं कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी इम्पल्स के लिए जरूरी है लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। हम जनरलाइजेशन कर देते हैं किसी भी घटना में, ठीक है। देन इम्पल्स इज डिफाइंड I इक्वल टू लार्ज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, दिस इज द डेफिनेशन। आ गया समझ में। याद रखना कि जब बहुत लार्ज फोर्स बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए बॉडी पर अप्लाई करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, एंड इम्पल्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। यानी इम्पल्स भी उसी की डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं। सो I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, दिस इज योर इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं ना, इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स लगाओ, एक प्रकार का पुशिंग करना, है ना, या किसी भी काम को कराना हो थोड़ा फोर्सफुली तो क्या लगाते हैं, उस पर इम्पल्सिव करते हैं, है ना, एक जनरल टर्म है। सो I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। यूनिट क्या होगा इसका, सब जानते हैं हम लोग, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का यूनिट सेकेंड, सो न्यूटन इंटू सेकेंड। डायमेंशन फार्मूला क्या बन जाएगा, ml t-2, ये सब चीज़ें निकालना हमें आना चाहिए और ज़रूर नोट्सों में ऐड कर लो ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ml t-1, ओके, दिस इज योर इम्पल्स, ठीक। एंड इम्पल्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी लाइक मोमेंटम, राइट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पल्स के बारे में, इम्पल्स से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम, इसको नोट कर लें, है ना। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एक थ्योरम हमारे पास होती है, इम्पल्स डैश मोमेंटम, है ना, यानी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखें जरा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होगी। वाई न्यूटन सेकंड लॉ, अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, ठीक है। क्या होता है, दैट फोर्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, नॉट केवल इसी पे चढ़ाते हैं तरीका तो ये, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, देन डी पी इक्वल टू एफ इंटू डी टी, बोलो राइट। बताओ जरा, अगर ये फोर्स की वैल्यू बहुत लार्ज फोर्स हो, है ना, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम इंटरवल, देन इट बिकम्स इम्पल्स। और ये इम्पल्स बॉडी में जो अप्लाइड किया है उसकी वजह से ये दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम, बोलो राइट। अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, दिस इज योर चेंज इन मोमेंटम, राइट। ये यानी एक्चुअल इम्पल्स इज इक्वल टू योर चेंज इन मोमेंटम। यानी जब हम बॉडी पर इम्पल्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी बदलेगी या वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, है ना। इसका मतलब उसमें मोमेंटम में चेंज आएगा। यानी अगर मोमेंटम का चेंज फाइंड आउट कर लें तो हम फोर्स को, इम्पल्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है। लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, हो सकता है कि ये टाइम काउंट करना बहुत कठिन काम है ना। उससे बेहतर है कि हम फोर्स अप्लाई करने से जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा हो बॉडी का, वो वेलोसिटी का चेंज मेजर कर लें, और वेलोसिटी का चेंज मेजर होने से मोमेंटम का चेंज निकल आएगा, और मोमेंटम का जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू इम्पल्स विदाउट कैलकुलेटिंग द टाइम इंटरवल, शॉर्ट टाइम। यानी शॉर्ट टाइम को मेजर किए बिना भी हम चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू इम्पल्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। दिस इज योर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इसी की हेल्प से हम अगले टर्म पर पढ़ेंगे अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, एंड कोलिजन, ठीक। अब हम इसको अगले टर्म पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।